हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट एक लेक्चर के अंदर जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में पहला चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, है ना। तो उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स थे, उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ कुछ सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सम टर्मिनोलॉजी है जो कि जेनेटिक्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे। कैरेक्टर जैसे हो गया, ट्रेट हो गया, एलील हो गया, ये सारे टर्मिनोलॉजी को आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया पहला लेक्चर जिसमें वेरिएशन और इनहेरिटेंस को बताया था। तो ये हम लोग एक बैच को स्टार्ट किए हुए हैं लास्ट लेक्चर से। वो लक्ष्य बैच है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा 11th और पूरा 12th को हम लोग यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए वीडियोस को, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है लास्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। सब इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट में सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट गए हैं, जैसे कि सबको नाम पता है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर। कौन है वो? कौन है? G.J. मेंडल। थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बताया था कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि यही क्या किए थे, जेनेटिक्स का इजाद यहीं से हुआ है, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इसका जो ये है, इसका डेट तो थोड़ा सा याद रखना कि ये कब पैदा हुआ, ये सब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल जानना जरूरी है, क्योंकि इसी ने हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में सारा कुछ स्टार्टिंग में बताया। तो इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखना है 22 जुलाई 1822। और इसका ये डेथ कब हुआ था? 1884 के अंदर। 1884 में डेथ हुआ, 1822 में इसका ये हुआ था, बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। इसका एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर। नीट के अंदर ये PYQ है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ये किस ईयर में किया था। तो ये वाला डाटा एक याद रखना है कि मेंडल 1856 से 1857 यहाँ पे याद रखना है, ये अपना एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। 1856-57 में ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी ऑन पी। स्टार्ट किया था किस पे? पी प्लांट पे स्टार्ट किया था, ठीक। और इसका ये साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटाइवम। ये वाला तो नहीं पूछा था, ये स्टार्ट किया था इस टाइम, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था ये वाला डेट कि इसने तो स्टार्ट किया और कब तक चला। इसका एक्सपेरिमेंट 56 से स्टार्ट हुआ और लास्ट इसका कब तक इसका ये हुआ? 1863 तक। 1863 को इसका ये हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट। हिज एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूड ऑन पी प्लांट टिल 1863 तक इसने ये किया था। बट यहाँ पे ये वाला यहाँ तक कंटिन्यू था, इतना दिन तक किया था, 1856 से 1863 तक। बट इसका जो रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ था इसका एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे ये लिखना है कि रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट were published in 1865। 1865 में, ये दो डाटा यहाँ पे पता चला कि इसका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है कब पब्लिश हुआ था? 1865 में पब्लिश हुआ था। और इसने अपना एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था, यहाँ पे याद रखना है 1856 से 1863 तक इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। और पब्लिश कब हुआ था? 1865 में। ये वाला डाटा एनसीईआरटी का है, इम्पोर्टेंट है, ये वाला डेट पूछा जा चुका है नीट के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है PYQ में, तो इसको याद रखना है। ये एक हो गया G.J. मेंडल के बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सेकंड यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सेकंड साइंटिस्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कौन है? यहाँ पे काफ़ी सारा साइंटिस्ट है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे W. बैट्सन,
डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ टर्म दिया था, गिवन फॉलोइंग टर्म्स, गिवन फॉलोइंग टर्म्स। इसने क्या किया था, जेनेटिक्स के अंदर कुछ कुछ टर्म दिया था। जैसे जेनेटिक्स जो टर्म है कौन दिया था, इसी ने दिया था, डब्ल्यू बैटसन ने। जेनेटिक्स टर्म, एलील टर्म भी इन्हीं ने दिया था, एलील। एलील अभी हम लोग पढ़ेंगे एलील क्या होता है। उसके बाद होमोजाइगस, होमोजाइगस के बारे में भी, होमोजाइगस इसके बारे में भी इन्हीं ने बताया था। उसके बाद फिर हेटेरोजाइगस के बारे में बताया था। ये सारा कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ेंगे। हेटेरोजाइगस, फिर हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, ये सारा कुछ जितना भी हम लोगों ने अभी बताया, ये सारा टर्म कौन दिया था, डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस और हेमीजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये सारा टर्म कौन दिया था, अपना बैटसन ने, डब्ल्यू बैटसन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और नॉर्मल ओवरऑल जेनेटिक्स का फादर कौन है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जी जे मेंडल। इसको हम लोग शॉर्ट में जी जे मेंडल बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसका ये बर्थ कब हुआ था, 22 जुलाई 1822, और डेथ कब हुआ था, 1884। ये वाला डेट थोड़ा सा याद रखना है। और इसका एक्सपेरिमेंट वाला डेट हम लोगों ने बताया कि नीट में आ चुका है। 1856 से स्टार्ट किया था, 1856-57 से यहाँ पे 1857 पी पे। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटाइवम। और ये एक्सपेरिमेंट कब तक चला था, 1863 तक, 1856 से 1863 तक। और इसका रिजल्ट कब पब्लिश हुआ मार्केट में, 1865। यहाँ तक हम लोगों ने बताया। फिर डब्ल्यू बैटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। फॉलोइंग टर्म दिया था, जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिसके बारे में हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। तो यहाँ थर्ड नंबर लिखेंगे, टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने जेनेटिक्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ। ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं बट याद रखना जरूरी है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किन पे किया था, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो यहाँ पे मॉर्गन है, ये अपना एक्सपेरिमेंट एक इस पे किया था, एक इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट का नाम क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। इस पे इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे। ये एनसीईआरटी का है। ऐसे ये यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है कि टी.एच. मॉर्गन जो है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस एनिमल पे किया था या किन इंसेक्ट पे किया था, तो ड्रोसोफिला पे किया था। ये वाला याद रखना है, ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने किस किस टर्म का यूज़ किया और यहाँ से क्या क्या इनको मिला। तो यहाँ से इनको लिंकेज के बारे में पता चला, लिंकेज के बारे में। उसके बाद इन्होंने सेक्स लिंकेज टर्म भी दिया, सेक्स लिंकेज। उसके बाद यहाँ से फिर क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। क्रॉसिंग ओवर टर्म जो है, ये सारा टर्म दिया है इन्होंने। ये टर्म जितना भी है, ये सारा टर्म किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन ने। लिंकेज टर्म दिया, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का ही एक ये होता है अपोजिट, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। हम लोग पढ़ेंगे ये सब आगे सारा कुछ। रिकॉम्बिनेशन के बारे में टर्म यही दिया। उसके बाद फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कैसे क्रिस क्रॉस होता है, इस टाइप से इनहेरिटेंस कैसे होता है, इसके बारे में भी इन्हीं ने बताया था, टर्म दिया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर एक टर्म दिया था, क्रोमोसोमल मैप, क्रोमोसोमल मैप।
क्रोमोसोमल मैप टर्म भी इन्हीं ने दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड साइंटिस्ट पढ़ा टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, और टर्म दिया था, कौन कौन सा टर्म दिया था? लिंकेज टर्म दिया था, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर का ही अपोजिट में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा। और फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस टर्म भी दिया था, और क्रोमोसोमल मैप, ये सारा टर्म दिया था इसने टी.एच. मॉर्गन ने। अब हम लोग एक छोटा सा साइंटिस्ट और है यहाँ पे, ये 4th नंबर, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ए गैरॉड। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट थोड़ा सा जब एम्स पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर बनने का होता है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है, तो यहाँ से आ सकता है। जनरली यहाँ पे पहले एम्स में प्रीवियस ईयर्स वाला एम्स का जो क्वेश्चन ये आता था, पेपर होता था, तब यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, तो इसको पढ़ना है। ए गैरॉड। ए गैरॉड एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं इनको, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स इसको क्यों बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स? इसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, तो ये क्या किया था? यह डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट ह्यूमन जीन डिसऑर्डर। ह्यूमन के अंदर जीन में जो डिसऑर्डर होता है, ये फर्स्ट टाइम कौन डिस्कवर्ड किया था? ए गैरॉड। ए गैरॉड क्या किया था? देखिए, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन जीन डिसऑर्डर, फर्स्ट ह्यूमन जीन डिसऑर्डर। इन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया में क्या किया? डिसऑर्डर। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम ह्यूमन के जीन में कोई डिसऑर्डर था, उसको डिस्कवर्ड किया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स इन्होंने क्या किया था? देखिए, इनका काफ़ी अच्छा काम योगदान है। देखिए, यहाँ पे क्या किया था? एलकेप्टोनूरिया एक डिजीज होता है ह्यूमंस के अंदर, क्या है? एलकेप्टोनूरिया, एलकेप्टोनूरिया, ठीक। इस डिजीज को और एक नाम से जानते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कैसे? ब्लैक यूरिन डिजीज, ब्लैक यूरिन डिजीज। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होगा? अगर कहीं पे आ जाए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज, इस एक ये दे देगा, एलकेप्टोनूरिया इज ऑल्सो नॉन एज, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन ये दे देगा डिजीज का नाम, जैसे रेड यूरिन डिजीज, या फिर कोई भी मतलब 3 ऑप्शन देगा, और 4th ऑप्शन अपने क्या दे देगा? ब्लैक यूरिन डिजीज। तो एलकेप्टोनूरिया को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या? ब्लैक यूरिन डिजीज। ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है, इसको मेमोराइज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यों होता है ये एलकेप्टोनूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज क्यों होता है? देखिए, दिस डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, देखो, दिस डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। इस पर काफ़ी मतलब इसका लंबा चौड़ा ये है रिएक्शन है, तो रिएक्शन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, याद नहीं रखना है रिएक्शन, जस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। दिस डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, सीधा सीधा पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि एलकेप्टोनूरिया जो होता है ये डिजीज किस एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है, तो आपको कुछ नहीं, एक चीज़ ढूंढना है कि होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ पे ऑप्शन में है। जहाँ पे ऑप्शन में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ पे भी ये मिल जाए होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज, आपको क्या करना है? टिक मार्क कर देना और आगे निकल जाना है। इसके बारे में आपको अभी के लेवल पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, और ये ए गैरॉड जो साहब थे, ये क्या किया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था। ए गैरॉड एक कॉन्सेप्ट दिया था कि, कॉन्सेप्ट का क्या नाम था? कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए और चेंजिंग हो जाए, तो एक मेटाबॉलिक ब्लॉक जो है, एक जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा?
वो बंद हो जाएगा, मेटाबॉलिक ब्लॉक। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लैक यूरिन डिजीज जो था, यहाँ पे होमोजेंटिसेट एक ये होता है एंजाइम होता है, होमोजेंटिसेट एक एंजाइम है, ठीक। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट होना है, कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोगों ने एक एंजाइम पढ़ा था, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है, कौन सा एंजाइम, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, जेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। थोड़ा सा राइटिंग इसमें देख लीजिएगा। देखिए तो ये एंजाइम है, ये क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट करना यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये वाला एंजाइम चाहिए। अब ये एंजाइम है तो एंजाइम ऑफ कोर्स एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना, एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, मतलब प्रोटीन्स को ही एंजाइम यहाँ बोल सकते हैं, तो प्रोटीन, ठीक, ये प्रोटीन। पीछे जाइए, प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है mRNA से, ठीक, mRNA से। और mRNA कहाँ से बनता है, mRNA कहाँ से बनता है, जीन से। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है, ये जो जीन है आपका, ये जीन जो है, ये जीन, इसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन चेंजिंग हो गया है। तो म्यूटेशन हुआ जीन में, तो यहाँ mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बना, जो यहाँ पे mRNA बनना था वो नहीं बना, तो mRNA वो नहीं बना तो प्रोटीन भी वो नहीं बना, और प्रोटीन वो नहीं बना तो होमोजेंटिसिक एसिड यहाँ पे नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगर होमोजेंटिसिक एसिड नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। एक यहाँ पे जीन में म्यूटेशन हुआ तो पूरा मेटाबॉलिक ब्लॉक, देखिए यहाँ पे आगे जो जा रहा था रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, ब्लॉक कर जा रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। आगे इसमें चेंजिंग हुआ था, ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, बट इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद रखना है आपको, ये कॉन्सेप्ट दिया था अपना ए गैरोड ने, और ए गैरोड को हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। चलिए हम लोगों का काफ़ी इतना ही हम लोगों को पढ़ना था साइंटिस्ट के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है नीट इसके अंदर, जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में जानना होता है। एलील किसको बोलते हैं, होमोजाइगस किसको बोलते हैं, ट्रेट किसको बोलते हैं, कैरेक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। ये सारा चीज़ों को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके जब पढ़ लेंगे, तब आगे में हम लोगों को चैप्टर के अंदर कहीं पर अगर कॉन्सेप्ट कोई रहेगा और वहाँ पर अगर उसका यूज होगा कि एक ट्रेट, एक कैरेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कैरेक्टर क्या होता है। एक फिनोटाइप दिया हुआ है तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि फिनोटाइप क्या होता है। एक जीनोटाइप दिया है तो हम लोगों को वहाँ पे डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि जीनोटाइप क्या होता है। ये नहीं कि वहाँ पे भी हम लोग क्या करें, जीनोटाइप ढूंढते फिरें, फिनोटाइप ढूंढते फिरें, कैरेक्टर क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में जाना था इस चैप्टर में, फिर हम लोगों ने वेरिएशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में ये सब समझा था। अब सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कुछ साइंटिस्ट जो रोल, इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स के अंदर, उसके बारे में जाना और उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में सीखा। अब हम लोग यहाँ टर्म के बारे में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि जेनेटिक्स में यूज होता है। उसके बाद हम लोग मेन जो कॉन्सेप्ट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उधर जितना भी क्रॉस वगैरह है उसमें हम लोग जाएंगे। तो क्रॉस में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट यहाँ पे टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर। अब हम लोग तो कैरेक्टर बहुत सुने हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ख़राब नहीं, ये वो दिस दैट हम लोग जनरल आम भाषा में सुनते हैं। बट जेनेटिक्स में कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग अगर बात करें कि कैरेक्टर किसको कहते हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक्स में हम लोग कैरेक्टर किसको बोलते हैं, फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर्स, किसी ऑर्गेनिज्म का फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। अब ये भी थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, अब हम लोग इसको कॉमन समझेंगे। देखिए ये भी लिखना जरूरी है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, बट हम लोग समझेंगे एकदम पूरा देसी भाषा में। फीचर्स
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का फीचर्स को हम लोग ये क्या बोलें, कैरेक्टर। जैसे क्या होता है कैरेक्टर, प्लांट हाइट। एक प्लांट है वो लंबा है या फिर नाटा है, हाइट उसका टॉल है या ड्वार्फ है, उसका क्या है, ये कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर। हाइट सीधा सीधी बोल देंगे हाइट तो क्या है, कैरेक्टर। अब हाइट के अंदर आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या ये ट्रेड क्या क्या होता है। फ्लावर कलर, फ्लावर का क्या कलर है, फ्लावर कलर, ये भी एक क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। उसके बाद सीड शेप, जैसे मेंडल ने ये किया था ना, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, पी के सीड में, तो सीड का शेप क्या है, ये भी एक क्या है, कैरेक्टर है। ये सारा कुछ कैरेक्टर है। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखिए क्या हम लोगों ने बताया, कैरेक्टर। फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर्स है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे प्लांट हाइट, यहाँ पे हाइट छूट गया, हाइट, प्लांट हाइट, ठीक। उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर क्या है, वो भी एक कैरेक्टर है। सीड शेप, सीड का शेप क्या है, तो वो भी एक कैरेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म पढ़ेंगे, ट्रेट। अब ट्रेट क्या होता है, ट्रेट यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर जब हम लोग पढ़ें तो सीधा सीधे वहाँ पे क्या बोले, प्लांट हाइट, एक ही बात बोल के चुप हो गए कि प्लांट का हाइट क्या है, या फिर फ्लावर कलर, इतना बोल के हम लोग चुप हो गए। लेकिन यहाँ ट्रेट में हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का क्या क्या फॉर्म होगा वो यहाँ पे ट्रेट माना जाएगा। जैसे प्लांट हाइट, प्लांट हाइट तो क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट हाइट में टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये क्या है, उसका ट्रेट है। देखिए यहाँ पे समझिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, प्लांट हाइट, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये टॉल है, यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ। अब यहाँ पे देखिए ये प्लांट हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर, और ये जो टॉल या ड्वार्फ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट। एक कैरेक्टर का दो ट्रेट होता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए टॉल हो गया एक ट्रेट हो गया, ड्वार्फ हो गया एक ट्रेट हो गया, और ये एक ही कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट। अब ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड नंबर, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है थर्ड, जो कि इसी से पूरा चैप्टर बना है, जीन, या फिर इसी को फैक्टर भी बोला गया था, फैक्टर। यहाँ पे बात आता है कि फैक्टर किसने बोला और जीन किसने बोला और क्यों बोला। तो सबसे पहले यहाँ पे जीन जो है ना, जीन ये टर्म दिया था जॉनसन, एक साइंटिस्ट था जॉनसन। ये जॉनसन साहब ने जीन बोला, जो कि अभी भी इसको बोलते हैं। बट यहाँ पे जो मेंडल साहब थे, तो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उस टाइम उनको नहीं पता था कि जीन क्या होता है नहीं होता है, तो उन्होंने सिंपली नाम रख दिया। किसी भी चीज़ का आप नाम रख के, काम तो वही चीज़ वही है, चीज़ वही है, सिंपल। यहाँ पे क्या किया, नाम उन्होंने कुछ नहीं उसको लगा, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, फैक्टर। फैक्टर किस चीज़ को बोल रहे हैं, जीन को ही बोल रहे हैं। और फैक्टर किसके द्वारा बोला गया था, ये याद रखना है कि मेंडल साहब ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है, मतलब सिंपली MCQ आएगा आपके माइनर में, मेजर में, या कहीं पे भी आ जाए कि फैक्टर टर्म गिवन बाय, तो फैक्टर टर्म किसने दिया, मेंडल ने दिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मैं जो पढ़ाऊँगा तो बीच बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन भी क्या करेंगे, अराइज करेंगे, और उसका आंसर यहीं पे देखेंगे, ताकि आपको यहाँ से क्या हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर होते जाए। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर मतलब टॉपिक खत्म होगा, कुछ क्वेश्चन से कराएंगे, फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम अराइज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नीट में आता है या PYQ में आ चुका है, और क्वेश्चन कहाँ से नहीं बनता है, सारा कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से, और सारा बताते जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं आता है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, किसको कम इंपॉर्टेंट देना है, यह सारा कुछ हम यहाँ से बताते जाएंगे आपको। तो चलिए, जीन किसने बोला, जॉनसन ने बोला, और फैक्टर किसने बोला, मेंडल ने बोला। देखिए
अगर हम यहाँ पे डिफाइन करने को चलें, जीन को अगर डिफाइन करना चाहें तो जीन होता क्या है, सिंपली कोई बोल दिया जीन और पूछेगा कि हमको डिफाइन करके बताओ कि जीन क्या होता है, तो जीन को अगर डिफाइन करना हो, चाहे बोर्ड में या आपको किसी को समझाना हो, तो आप ऐसे समझाइए, सेगमेंट ऑफ डीएनए का सेगमेंट मतलब छोटा सा पीस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर appearance ऑफ कैरेक्टर, फॉर appearance appearance ऑफ कैरेक्टर को लाने के लिए जो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। देखिए इसको यहाँ पे सिंपली इस तरह आप समझिए, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे समझेंगे कि जीन होता क्या है और मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट या टुकड़ा, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मतलब हाइट, जैसे हम लोगों को बोला प्लांट हाइट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, किसी जीन के कारण हो रहा है, और वो जीन किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पार्ट हम लोग यहाँ पे जीन बोल रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाए, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं, बीच में इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे ये धागा सा है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये अपना जीन है हाइट के लिए, यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या है, डीएनए है, ये रेड वाला क्या है, पूरा डीएनए है, लेकिन डीएनए का छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्या है, जीन फॉर हाइट, ये हाइट के लिए जीन है। हो सकता है कि यहाँ पे जो यहाँ वाला जीन है ये किसी और कैरेक्टर के लिए हो, कि फ्लावर कलर के लिए हो या सीड शेप के लिए हो, बट यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन इस डीएनए का क्या है, जीन फॉर हाइट लाने के लिए यहाँ पे जीन। अब ये यहाँ से इसको डीएनए बोल लो, डीएनए क्या करेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं आरएनए, डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए से पहले होगा उसमें ये सबसे पहले क्या होता है उसमें, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से डीएनए बना, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए, फिर एमआरएनए बना तो एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से यहाँ प्रोटीन बन गया, और यही प्रोटीन तो यहाँ पे हाइट के लिए या कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर देगा, किसी कैरेक्टर को कौन देगा, प्रोटीन देगा कैरेक्टर को, और यहाँ कौन सा कैरेक्टर के लिए ये जीन था, हाइट के लिए था, तो हाइट के लिए। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे समझिए, हमने बताया था जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए का सेगमेंट मतलब छोटा सा टुकड़ा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए अब कैरेक्टर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखें, जीन है, जीन हाइट के लिए है, जीन को हम लोग डीएनए बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डीएनए है, डीएनए में क्या हुआ, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन, ट्रांसलेशन के थ्रू। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे एंजाइम की तरह यूज़ होगा और कैरेक्टर को लाएगा, मतलब हाइट को लाएगा। तो हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल सा जीन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग जीन के बारे में थोड़ा सा एक तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना, पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन कुछ दे दिया वहाँ पे, जैसे मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, दे दिया कि हाँ मतलब सोमेटिक सेल को बोलते हैं, जीन को बोलते हैं, उसके बाद आपको लाइसोसोम दे दिया है ना, और एक दे दिया कि कुछ भी मतलब दे दिया, जैसे न्यूक्लियस दे दिया या कुछ भी दे दिया जिसमें जीन नहीं आता हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जीन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो जाता है फीचर्स, जो कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है, वो कौन कैरी करता है, अपना जीन। तो इसलिए जीन को हम लोग यहाँ पे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना किडनी के अंदर कि यूनिट ऑफ किडनी का मतलब यूनिट क्या है, सबसे छोटा फंक्शनल और मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होता है किडनी का, तो वहाँ पे हम लोग नेफ्रॉन पढ़ते हैं, या फिर हम लोग CNS में
अपना नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे न्यूरॉन्स होता है जैसे यूनिट ऑफ ये नर्वस सिस्टम का अपने। तो उसी तरह यहाँ पे भी यूनिट क्या है इनहेरिटेंस का, जीन को यहाँ पे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। केमिकली जीन इज डीएनए, केमिकली जीन को ही डीएनए बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, ये एक मतलब ये है इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा याद रखना है इसको। एक लाइन है जो कि थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ इसमें समझने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑल जीन्स कंफ्यूज करते बच्चे को, और ये सेंटेंस दे के असर्शन रीजन के अंदर ये सेंटेंस दे के पूछते हैं करेक्ट या इनकरेक्ट है, बताइए, पूछा जाता है, इसे घुमा के 2 बार बोल देगा, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, ये तो सही है, लेकिन सेकेंड लाइन क्या बोलेगा, ऑल डीएनए आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट डीएनए, इस तरह कर देगा, बट ये गलत है। देखिए ऑल जीन आर डीएनए, जितना जीन है सबको हम लोग डीएनए बोल सकते हैं, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, क्योंकि इस देखिए जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे इस तरह बनाते हैं ये, तो इसमें जो जीन होता है सारा जीन क्या नहीं कर सकता है, यहाँ पे सारा जीन डीएनए नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे सारा जीन डीएनए हो सकता है, बट जितना भी डीएनए वो जीन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर डीएनए वहाँ पे क्या एक्सप्रेस अपने आप को नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये डीएनए के अंदर 2 पार्ट होता है, एक पार्ट एक्सप्रेस करता है अपने आप को और एक पार्ट एक्सप्रेस नहीं करता है। जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा ही नहीं, और जो नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाएगा वो कैसे होगा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो दूसरे जनरेशन जा ही नहीं रहा है, तो वो इनहेरिटेंस का यूनिट नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं जितना भी जीन होता है सबका सब डीएनए हो सकता है, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, क्योंकि सारा डीएनए दूसरा जनरेशन नहीं जाएगा, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ पार्ट होता है जो कि वहाँ पे वो मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं जा सकता है ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलील के बारे में। एलील, यहाँ पे एलील को स्टार्ट करते हैं। एलील क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, एलील समझ में नहीं आता है। चलिए देखते हैं कितना हार्ड है। एलील किसको बोलते हैं? एलील को सिंपली एनसीईआरटी ने एक लाइन में डिफाइन किया, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। एलील्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, और यहाँ पे एलील का जो फॉर्मेशन होता है ये म्यूटेशन के कारण होता है। देखेंगे कैसे, मतलब होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारा कुछ ये याद रखना है। एलील्स अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। हाँ, और अगर कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट में लगे कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इसको रिपीट, या कुछ मतलब क्वेश्चन, मतलब इस लेक्चर से कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर उसको क्वेश्चन को डाल दीजिए, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे। और ऐसा कभी ये भी कर सकते हैं हम लोग कि एक मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, Q&A सेशन, उसमें आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको फिर से समझना है, या ये क्वेश्चन है जो कि हमको पूछना है, तो हम एक लाइव लेक्चर ले लेंगे और उसमें उस चीज़ को क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑल एलील्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि एलील्स कैसे बनता है, तो याद रखना है एलील्स बनता है म्यूटेशंस के कारण, है ना। यहाँ पे एलील्स बनता है म्यूटेशन के कारण। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एलील्स